देखिए आगे बात करते हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या हुआ, स्पाइन जो है उल्टा मुड़ गई, बो लाइक स्ट्रक्चर, धनुष के जैसा जो मुड़ जाती है, जैसे कि आपने उसमें भी पढ़ा होगा, आपका जो आप कुचला की पॉइजनिंग पढ़ोगे उसमें भी तो बो लाइक जो होती है बॉडी बेंड हो जाती है, सेम यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि ओसिपुट और हील पर बॉडी बेंड हो जाए, यानी कि स्पाइन उल्टी बेंड हो जाए, तो इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। बाकी आप इन तीनों टर्म का एक बार गूगल पे इमेज देखिएगा, अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। फिर बात करते हैं इनकी पोर्ट बेली, यानी कि पेट बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा, बाहर की ओर निकला हुआ मिलेगा। मैं आपको कल भी बताया था जब फक पढ़ाया था कि धीरे धीरे होता क्या है, जीर्ण अवस्था में जाते जाते उदर रोग हो जाते हैं इसको, इसलिए इसका पेट बाहर की ओर निकला मिलता है, यानी कि धीरे धीरे इसको एसाइटिस की कंडीशन, पेट में पानी भरना शुरू हो जाएगा, एसाइटिस की कंडीशन मिलेगी, इसीलिए क्या है पोर्ट बेली मिलेगी। फिर आता है एंटीरियर बोइंग ऑफ लेग्स, जैसे ये नॉर्मल बच्चे की लेग्स है, ये सीधा खड़ा करके चलता है, ठीक है। इन बच्चों का होगा क्या कि जैसे ये लेग है, यहाँ पे नी जॉइंट हो गया, इस तरीके से जैसे धनुष मुड़ता है, इस तरीके से इनकी लेग्स जो है वो आगे की तरफ झुक जाती हैं। इमेजिन कीजिएगा कि जो लेग है वो नी जॉइंट से स्ट्रेट ना रह के मुड़ जाए, ठीक है, और धनुष जैसा अपीयरेंस दे, वो जैसा अपीयरेंस दे, उसको बोलेंगे एंटीरियर बोइंग ऑफ लेग्स। इसलिए ये बच्चा जो होगा वो हमेशा अंगूठे पे चलता है, ठीक है, पूरा पैर जो होगा इसका पूरा फुट है वो जमीन पर नहीं रख पाएगा ये, और अंगूठे पे चलने की कोशिश करेगा, इसलिए कोक्सा वेरा बोलेंगे, या फिर नौकनी, घुटनों पे चलने की कोशिश करेगा या अंगूठे पे चलने की कोशिश करेगा, इसलिए बोल दिया कोक्सा वेरा या नौकनी। फिर उसके बाद इन बच्चों में जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, मूवमेंट में डिफिकल्टी तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि स्पाइन भी गड़बड़ है, लेग भी प्रॉपर नहीं है, इसलिए मूवमेंट भी प्रॉपर इसके नहीं होंगे। और जो इसके क्रेनियल फीचर्स हैं वो भी डिलेड क्लोज, वो लेट भरेंगे, जैसे अपना अपना टाइम पीरियड है कि वो इतने महीने में भर जाना चाहिए तो नहीं भरेगा, तो डिलेड क्लोजिंग ऑफ क्रेनियल फीचर्स, ठीक है। फिर उसकी बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को आप कैसे पता करोगे डायग्नोसिस में कि ये बच्चा रिकेट्स का है, तो सबसे पहले हम इन बच्चों का क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो जब हम एक्सरे करवाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, ये दोनों जो है वो एक्सरे का रिपोर्ट है, मिस हो गया है आप लिख लीजिएगा। तो एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, जब आप इसके हाथ का एक्सरे करवाओगे तो जो लोअर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना है वहां पे आपको कप शेप या सोशर लाइक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जैसे ये जो हो गई रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पे अल्ना है, तो इनमें एक डिप्रेशन, ऐसे कप जैसा डिप्रेशन दोनों में आपको देखने को मिलेगा लोअर एंड पर, ठीक है, लोअर एंड पे, यानी कि जो रिस्ट जॉइंट है उसके पास वाले एरिया में। फिर उसके बाद है लार्जर गैप बिटवीन एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस, जो बोन के पार्ट होते हैं एपिफाइसिस मेटाफाइसिस, इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जब इसका एक्सरे करवाओगे तो ये दोनों चीजें अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो आप कह सकते हो कि रिकेट्स है इस बच्चे को। दूसरा, आप इसका सीरम एग्जामिनेशन करवाओगे तो सीरम कैल्शियम लेवल भी डाउन मिलेगा, फॉस्फेट लेवल भी डाउन मिलेगा। ये तो बात रही इसकी डायग्नोसिस की। फिर देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे आप। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको विटामिन D3 देना है, पहला काम है विटामिन D3 दो, चाहे अगर बच्चा ओरली ले सकता है, यानी कि अगर बच्चा जो है खा पी सकता है अच्छे से तो ओरली दीजिए, और अगर वो खा नहीं सकता खुद से तो आप उसको IM दीजिए, ठीक है, क्लियर बात। फिर उसके बाद अब IM देना है तो कैसे दिया आपने कि आपको 15,000 माइक्रोग्राम विटामिन D3 जो देंगे, उससे डोज कितनी रखेंगे, जब एकदम रिकेट का बच्चा है जिसमें बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें 15,000 माइक्रोग्राम विटामिन D3 देते हैं। अब इतनी हैवी डोज इसलिए देते हैं कि इतनी हैवी डोज अगर आप विटामिन D3 की दोगे तो उसमें क्या होगा, रैपिड हीलिंग होगी। रैपिड हीलिंग बच्चों के अंदर, रैपिड हीलिंग होने का मतलब है कि 1 महीने के अंदर अंदर बच्चा जो है वो सही से ग्रोथ करने लग जाएगा, उसका कैल्शियम और विटामिन D3 लेवल एकदम
करेक्ट हो जाएगा इतनी डोज देने पर। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे आपने 15,000 माइक्रोग्राम विटामिन D3 दिया, उससे रैपिड हीलिंग होगी और 3-4 वीक बाद वो आपको एक्सरे में दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा केस हुआ कि आपने इतनी डोज तो दी लेकिन हीलिंग नहीं हुई, ठीक है, आपने डोज तो यही रखा, 15,000 माइक्रोग्राम दिया और 1 महीने बाद आपने वापस उसका एक्सरे करवाया और आपको उसकी हीलिंग दिखाई नहीं दे रही है। हीलिंग को आप कैसे देखोगे? वही एक्सरे करवाओगे और एक्सरे करवा के आपको ये गैप कम देखने को मिल गया या फिर ये डिप्रेशन भर गया, तो इसका मतलब है कि हीलिंग सही हो रही है। लेकिन इतनी डोज देने के बाद और आपने 1 महीने इंतजार किया, 1 महीने इंतजार के बाद आपने जो है एक्सरे करवाया और फिर भी आपको हीलिंग देखने को नहीं मिली, तो फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे कि यदि हीलिंग ना दिखे तो डोज रिपीट करोगे, फिर वापस यही डोज रिपीट करना है, यानी कि फिर वापस से आप 15,000 माइक्रोग्राम IM उसको विटामिन D3 दे दोगे। लेकिन अगर हीलिंग हो रही है, दोनों चीजें समझ में आ रही है कि पहले आपने डोज दिया 15,000 माइक्रोग्राम का, ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बनी कि एक तो हीलिंग हो रही है, एक हीलिंग नहीं हो रही है। तो हीलिंग नहीं हो रही है तो वापस से सेम डोज रिपीट कर दीजिए, ठीक है, 1 महीने बाद। और हीलिंग हो रही है तो फिर अब आपको डोज कम करना है। कितना कम करना है कि यदि हीलिंग हो रही हो तो 10 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन D3 आप उसको ओरली देना शुरू कर सकते हो, ठीक है, ये ही जिससे आप धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट और बढ़े। तो हीलिंग दिखाई दी तो डोज कम कर देंगे, नहीं दिखाई दी तो एज इट इज डोज को वापस रिपीट कर देंगे। बोन डिफॉर्मिटीज को ऑस्टियोटॉमी द्वारा अगर कोई गड़बड़ी हुई है, कुब्जा वगैरह हो गया, तो ऑस्टियोटॉमी करवाइए और बोन डिफॉर्मिटी को क्योर कीजिए। विटामिन डी रिच डाइट देनी है, खाने में विटामिन डी ज़्यादा देना है। ऐसी डाइट सेलेक्ट करनी है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी ज़्यादा हो, तो कैल्शियम फॉस्फेट के सप्लीमेंट्स देने हैं और डेली के डेली बच्चे को 20 से 30 मिनट सनलाइट में बिठाना है। तो ये तो नॉर्मल बच्चों को भी डेली सनलाइट के कांटेक्ट में तो आना ही चाहिए, इवन अपन को खुद को भी सनलाइट के डेली कांटेक्ट में बने रहना चाहिए, जिससे क्या होता है विटामिन D3 कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिकेट्स को पढ़िएगा, कोई टर्म समझ में नहीं आए ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, पूछिएगा। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फक और रिकेट्स, तो इनको पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है।